कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आज जो पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है IBACIO 2025 का पेपर, जो कि 16 सितंबर 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ है। इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है इन्हें एडवांस अप्रोच के साथ यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी भी क्लासेस आपने यूट्यूब पे देखी उनमें सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन है आपको यहाँ पे मिलने वाला। उसके अलावा इससे पहले मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन जो है वो करा चुका हूं, तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो जाके देखिए। जो भी एस्पिरेंट IB सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ये क्लासेस मिस नहीं करनी। बाकी क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा है, तो जो भी एस्पिरेंट SSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है, 64/8 की पावर 2/3, उसके अलावा 343/216 की पावर -2/3, और फिर यहाँ पे इसे हमें जो है वो सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 का मतलब पहले इसका क्यूब रूट लेंगे, तो 64 का क्यूब रूट कितना आएगा बाहर 4, और 8 का कितना आएगा 2, और इसका क्या है होल ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा सा पेन जो है उसको पतला कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आ गया। उसके अलावा यहाँ पे देखो अगर हम पावर जो है वो माइनस से प्लस में चेंज करें तो अंश और हर पलट जाएंगे, यानी कि 216 ऊपर आएगा तो 216 का क्यूब रूट क्या होगा 6, और 343 का क्या होगा 7, और इसका होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अगर भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो अंश और हर पलटेगा, तो 7/5 जाएगा। फिर यहाँ पे पावर माइनस में है तो इसको अगर प्लस में चेंज करेंगे तो फिर पलटना पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल 5/7 ही आपका आएगा, और इसकी पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, होल ऑफ स्क्वायर होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 का वर्ग कितना होगा आपका 4, और यहाँ पे 36 बटे कितना होगा 49, और यहाँ पे 25, और यहाँ पे कितना आएगा 49। तो देखो यहाँ पे नीचे कितना आएगा 49 का स्क्वायर आ रहा, तो 49 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो 50 से 1 कम है यानी कि 0 और 25 में 1 घटा देंगे तो 24 आएगा, यानी कि 2401 देखो किस ऑप्शन में है, तो चौथे वाले ऑप्शन में नीचे 2401 आ रहा है, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बस इतना ही था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि 351 और 358 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी। तो कौन कौन सी संख्या आएंगी, देखो 352 ये नहीं होगा, उसके अलावा 353 ये एक अभाज्य संख्या है, फिर 354 ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, फिर 355 ये भी नहीं है, फिर 356 ये भी नहीं है, 357 ये भी आपका नहीं, क्योंकि 7 5 12 3 15, यानी कि केवल एक ही संख्या आएगी। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि 5 पेन और 5 पेंसिल की जो कीमत है वो 95 रुपए है, 2 पेन और 7 पेंसिल की जो कीमत है वो 43 रुपए है, 9 पेन और 4 पेंसिल की कीमत क्या होगी। तो 5 पेन है और 5 पेंसिल है, इनकी जो कीमत है वो कितनी है आपकी 95 रुपए। तो यहां से हम कह सकते हैं अगर 5 से काट दें ओवरऑल तो एक पेन और एक पेंसिल की जो कीमत है वो कितनी आएगी आपकी, एक पेन और एक पेंसिल की कीमत कितनी आएगी 19 5 95 होता है, तो 2 पेन और 2 पेंसिल की कीमत कितनी आ जाएगी 19 दूना 38। ये बात आपको समझ में आई, 2 से गुणा कर देंगे। अब ऐसा क्यों किया ये चीज आपको आगे समझ में आएगी। यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि 2 पेन और 7 पेंसिल की जो कीमत है वो आपकी कितनी है 46 रुपए 43 रुपए, इसीलिए ऐसा किया कि यहाँ पे इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो घटा देंगे भाई यहाँ पे, तो कितना आएगा -5 पेंसिल की जो कीमत है वो कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पे -5। तो पेंसिल, एक पेंसिल की जो कीमत है वो कितनी आ गई, एक जो पेंसिल है वो कितने की है 1 रुपए की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक पेन और एक पेन और एक पेंसिल की कीमत 19 रुपए आई थी, पेंसिल की कीमत अगर 1 रुपए है तो इसका मतलब पेन जो है एक पेन की कीमत कितनी होगी 18 रुपए होगी। हमें क्या निकालना है 9 पेन यानी कि 9 × 18 प्लस 4 पेंसिल यानी कि 4, इसकी कीमत बतानी है। तो 18 नामा कितना होता है आपका 162 प्लस 4 कितना हो जाएगा 166, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि 89,000 कीर्ति जो है वो 89,000 से व्यवसाय शुरू करती है और 3 महीने बाद वैष्णवी जो है वो कीर्ति के साथ साझेदारी के रूप में जुड़ जाती है। 1 वर्ष के बाद जो लाभ का अनुपात है वो 4:3 है, विभाजित होता है, तो पूंजी में वैष्णवी का जो हिस्सा है वो क्या होगा। देखो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है वो पूंजी और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कीर्ति है वो 89,000 रुपए लगाती है ओवरऑल 12 महीने के लिए,
वैष्णवी 3 महीने के बाद आती है, तो मान लिया इसने x रुपया लगाया और 3 महीने के बाद व्यापार में शामिल होती है, यानी कि केवल 9 महीने के लिए व्यापार करती है, तो ये इनके प्रॉफिट का अनुपात होगा। और प्रॉफिट का अनुपात कितना दिया है? 4:3 दिया। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। 4 से काटेंगे 4 3 12, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 से काटेंगे 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या जो है वो 3,70,000 है और जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, कस्बे की 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में अंतर कितना था? देखो 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो आपकी क्या होती है? 1/4, यानी कि पहले साल 4 से जनसंख्या 5 हो गई, फिर 4 से 5 हो गई, फिर 4 से 5 हो गई, क्योंकि हमें 2 साल का भी निकालना है और 3 साल। तो अगर हम 2 साल का टाइम पीरियड देखें तो यहां पे जनसंख्या 16 से कितनी हो गई? 25, 16 से 25 हो गए। और 3 साल के पीरियड में देखेंगे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, 3 साल के पीरियड में 64, इसका अनुपात कितना हो गया? 64 से 125 हो गया। अब यहां पे चूंकि पहले और वर्तमान का लेके चल रहे हैं, तो ये पहले वाला होगा और ये वर्तमान का होगा, यानी कि ये 2 साल पहले का आपका और वर्तमान का अनुपात है और ये आपका 3 साल पहले और वर्तमान का अनुपात है। क्योंकि वर्तमान जनसंख्या बराबर होगी, तो इसे बराबर करने के लिए देखो यहाँ पे 125 है। देखो इस तरीके से समझो, 2 साल पहले का अनुपात कितना आ गया आपका? 16:25। ठीक है, और 3 साल पहले और वर्तमान का अनुपात कितना आया? 64:125। चूंकि वर्तमान जो जनसंख्या वो बराबर होगी, तो इसको 125 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इसकी वैल्यू 80 होगी, ये 125 हो गया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस पूछा, तो कितना आएगा? 16 रेशियो। तो 16 रेशियो की वैल्यू बतानी है, जबकि हमें क्या दिया हुआ है? वर्तमान जनसंख्या दी है, यानी कि 125 जो रेशियो है इसकी वैल्यू दी है हमें कितनी? 3,70,000 दी हुई है। ठीक है, 3,70,000 दी है। तो यहां पे आपको पता है कि 125 अट्ठे आपका 1,000 होता है, यानी कि 370 इंटू 8 इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0, 8 से 56, हासिल लगा 5, 8 से 24, 5 29, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 2960 के बराबर है। तो डिफरेंस कितना होगा? 16 रेशियो। तो 16 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 2960 इंटू 16। तो 0, 16 छक्का 96, हासिल लगा 9, 16 नम्मा कितना होगा आपका? 16 नंबर 144 और 9 आपका कितना होगा? 9 4 13, 153, हासिल लगा 15 और 16 दूनी 32 और 15, 32 और 15 कितना हो जाएगा? 47, यानी कि 47,360। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ कैलकुलेशन थी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि 1 लाख, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख, 1 लाख रुपए के अंकित मूल्य पर 10.5% और 20.25% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? ये सिर्फ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए भाई प्राइस है, 1 लाख रुपए प्राइस है। पहले 10.5% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि प्राइस कितना रह गया? 89.5%। ठीक है, और फिर अगली छूट दी गई 20.25% की, तो यहाँ पे 79.75%। ये ओवरऑल साल जब करोगे आप तो कितना जाएगा आपका? पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तो सिंपल है। किसी व्यक्ति ने 54,000 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया, उसे 4 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या होगा? देखो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल ब्याज मिलेगा उतना ही हर साल ब्याज मिलेगा। तो 10% की दर से 4 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 40%। तो ओवरऑल जो मिश्र धन होगा वो कितना हो जाएगा? 140% इसका निकाल दो, तो 54,000 का 140% आपका कितना हो जाएगा? 140/100। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। देखो 4 चक्कू यहाँ पे साल भी करना पड़ेगा, क्योंकि 0 और यहाँ पे 0, फिर आपका कितना जाएगा? 14 चक्कू 56, हासिल लगा 5, 14 पंचे 70 और 5 75, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक संगठन में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात जो है वो 7:4 है। 5% महिलाएं और 12% जो पुरुष है वो एग्जीक्यूटिव श्रेणी में है। एग्जीक्यूटिव में से क्रमशः 40% और 25% महिलाएं और पुरुष पेशेवर रूप से योग्य हैं। संगठन में कुल कर्मचारियों में गैर पेशेवर महिला एग्जीक्यूटिव का प्रतिशत जो है वो ओवरऑल का कितना होगा, ये आपको बताना। तो यहाँ पे भाई हमें पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो कितना दिया है? 7 और 4 दिया है। तो इसमें हमें चूंकि पॉइंट ना है तो हम क्या करेंगे? 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है कि 5% महिलाएं एग्जीक्यूटिव है, तो 5% कितना होगा आपका?
5 चक्कू 20 महिलाएं एग्जीक्यूटिव है, उसके अलावा 12% पुरुष एग्जीक्यूटिव है। तो 62 जो पुरुष हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव हो गए। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव में से क्रमशः 40% और 25% महिलाएं और पुरुष पेशेवर रूप से योग्य हैं। तो यहाँ पे पेशेवर रूप से अयोग्य जो एग्जीक्यूटिव महिलाएं हैं उनका प्रतिशत निकालना है। तो भाई यहाँ पे 40% अगर महिलाएं जो हैं, सिर्फ महिलाएं चाहिए, 40% अगर योग्य हैं तो इसका मतलब है 60% अयोग्य होंगी। तो 60% कितना होगा इसका, 6 दूनी 12 महिलाएं जो होंगी वो पेशेवर एग्जीक्यूटिव जो होंगी वो अयोग्य होंगी। तो ये ओवरऑल का परसेंट कितना है, तो 12 जो है वो 1100 का, यानी कि ओवरऑल 1100 है। इसका कितना परसेंटेज है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 11 1 11, यानी कि 1.1% आएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कल भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। कोई व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और 18 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है और पूरे लेन देन पर 32% का लाभ प्राप्त करता है। मान लीजिए कि एक ग्राहक 18 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा, यानी कि एमआरपी और सीपी के बीच का डिफरेंस परसेंट में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो 18 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, यानी कि ओवरऑल 21 रुपए की जो चीज है, यानी कि 21 रुपए एमआरपी की वस्तु जो है वो 18 में दे देता है। तो हमने यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिया, यानी कि 2100 की चीज उसने 1800 की दे दी। अब क्या कह रहा, थोड़ा और प्रेशर बढ़ा, तो उसने क्या कहा कि 12% का और हम डिस्काउंट दे देंगे। तो 12% कितना हुआ, 12 8 96, 12 1 12, यानी कि 216 रुपए का और उसने डिस्काउंट दे दिया। तो बचा कितना, ओवरऑल जो प्राइस है एसपी है वो कितना आया इसका 216, अगर इसमें से घटाएंगे तो 1400 आपका कितना जाएगा, 216 अगर घटाएंगे तो 1500 आएगा, 1576 ही आएगा, 1500 नहीं 1584 आएगा, 1584, क्योंकि 16 ये तो 1600 हो गया और आपका तो 1584 ओवरऑल एसपी है। अब कह रहा है कि 32% का लाभ होता है, यानी कि 132% की जो वैल्यू है वो 1584 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1584 बटे 132 इंटू 100। तो 132 11 से कटता है, 11 1 11, 11 दूनी 22, इससे काटो 11 1 11 और फिर 11 चौक 44, 11 चौक 44, 12 बराबर 144, यानी कि जो सीपी है वो कितना है 1200। तो 1200 और 2100 के बीच का डिफरेंस कितना, 900। तो 900 जो है वो 1200 का कितना परसेंट है, यही आपसे पूछ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे तो 25, 25 3 75, यानी कि 75% आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है, 5 घंटे में उसी यात्रा को कवर करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। या सीधा सीधा क्वेश्चन है कि भाई 65 की चाल से जाता है तो 10 घंटे लगते हैं, टाइम 5 घंटे करना है तो चाल दुगनी करनी पड़ेगी, यानी कितना हो जाएगा 130। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक खाली पानी की टंकी को भरने में पाइप ए और बी द्वारा लिया गया समय का जो अनुपात है वो 9:4 है। पाइप सी पूरी टंकी को खाली करने में 1 घंटे लगाता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में 1.5 घंटे लगते हैं। पाइप ए और बी एक ही समय पर खोले जाते हैं। यदि 24 मिनट के बाद पाइप सी को भी खोल दिया जाता है तो तीनों पाइप द्वारा शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे 3 पाइप है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। ये जो है इसका टाइम का अनुपात दिया है 9 और 4, तो हमने मान लिया इसे 9x घंटे में भरता है, ये 4x घंटे में भरता है और ये 1 घंटे में खाली कर देता है। तो इसका ओवरऑल जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा आपका 36x, यानी कि ओवरऑल जो वर्क है वो कितना है 36x का है। तो ये जो है वो 4 लड्डू बनाता है 1 घंटे में, ये कितने बनाता है 9 बनाता है और ये 36x बनाता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में लड्डू कितने बनेंगे, 9 4 13, 13 माइनस 36x, ये इनका 1 घंटे का काम है। अगर एक साथ ये काम करेंगे तो 1 घंटे में इतने लड्डू बनेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओवरऑल तीनों लोग जब एक साथ काम करते हैं तो कितना घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है। तो ओवरऑल वर्क कितना है 36x का। जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में कितने लड्डू बनेंगे, 13 माइनस 36x, और ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है 1.5 घंटे का मतलब क्या हुआ 3/2। तो सॉल्व कर लो, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24x
बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 36x। तो ये कितना हुआ 60x की जो वैल्यू है वो 13 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13/60 आ गई। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 36 इंटू 13/60। तो 12×3=36, 12×5=60, यानी कि टोटल जो वर्क है वो 39/5 है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। अब तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो यहां से ये भी निकाल लो कि अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितने लड्डू बनेंगे। तो 13 माइनस 36 इंटू 36x की तो वैल्यू हमने निकाल ली, इसे डायरेक्ट रख दो यहाँ पे। 36x की वैल्यू निकाल ली तो यहाँ पे डायरेक्ट रख दो, तो ये कितनी आ जाएगी 39/5। तो 13×5=65 में से 39 गया, यानी कि 26/5 लड्डू बनेंगे जब तीनों लोग एक साथ काम करेंगे। अब आगे क्या कह रहा है कि पाइप ए और बी एक ही समय पर खोले जाते हैं और 24 मिनट बाद सी को खोला जाता है। तो 24 मिनट अगर ए और बी चलते हैं तो कितना काम कर लेंगे ये निकाल लो पहले। तो यहाँ पे अगर ये एक मतलब 1 घंटे में कितना लड्डू बनाता है 4 लड्डू बनाता है और ये 9 लड्डू बनाता है, तो 24 मिनट में कितने लड्डू बनेंगे 9 4 13 और 24 मिनट है, क्योंकि घंटे में निकालना है तो 24/60 कर देंगे। तो 12 दूनी 24, 12×5=60, 13 दूनी 26/5 लड्डू बन गए। ठीक है, ओवरऑल जो वर्क है वो कितना है 39/5 है। तो बचा कितना काम करने के लिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 39/5 माइनस 26/5 यानी कि 13/5 जो काम है वो करना बाकी है। अब ये काम तीनों लोगों को करना है, जब तीनों लोग एक साथ काम करेंगे तो 26/5 लड्डू बनाएंगे। तो 26/5 लड्डू अगर बनाते हैं तो बनाने में कितना समय लगेगा 13 दूनी 26, यानी कि 1/2 घंटा। 1/2 घंटे को क्या कर सकते हैं 30 मिनट, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, तो बाकी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पेपर का लेवल भी अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो क्या कह रहा है कि अब से 2 वर्ष पहले ए बी और सी की जो औसत आयु है वो 23 वर्ष है। अब से 2 वर्ष बाद ए और सी की औसत आयु 14 वर्ष होगी। अब से 7 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। देखो 2 वर्ष पहले ए बी और सी का जो औसत है वो कितना है 23 है, तो सम कितना होगा 2 साल पहले का ए बी और सी का 23×3=69 होगा। ठीक है, लेकिन तो और वर्तमान अगर हमें निकालना है तो कितना होगा, देखो 2 वर्ष पहले का, यानी कि a-2 b-2 c-2, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो उधर लेके जाओगे यानी कि 6 जोड़ना पड़ेगा इसमें। क्लियर, यानी कि ए बी और सी की वर्तमान आयु का जो योगफल है वो कितना होगा 75 होगा। अब कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद, यहाँ पे 2 वर्ष बाद है, इसका मतलब है 2 लोग हैं तो 2 2 4 यहाँ पे घटाने पड़ेंगे। ए और सी का वर्तमान सम कितना होगा, देखो 14 दूनी 28 में से 4 घटा दोगे तो कितना जाएगा 24। तो यहां से ए और सी की वैल्यू इसमें रख दो, तो बी की एज कितनी आ जाएगी 75 माइनस 24, दैट मीन कितना होगा आपका 51। कह रहा है 7 साल बाद क्या होगा, तो 7 इसमें जोड़ दो यानी कि 58 वर्ष होगी। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि एक पुरुष को प्रत्येक माह 2750 रुपए वेतन प्राप्त होता है, वह प्रत्येक माह अपने वेतन के 68% की बचत करता है, तो उसका मासिक व्यय क्या होगा। अगर 68% की बचत करता है इसका मतलब व्यय जो है वो 32% किया, तो 2750 का 32% ही आपको निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, वो ऑप्शन होगा जो आपका 8 से कटने वाला होगा। ठीक है, तो 8 से कटने वाला ये भी है और ये भी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ये देखो कि अगर इसे हम 5 से काटेंगे तो 55 25 और 55 25, 5 दूना 10, यहाँ पे कितना आएगा 16, यानी कि वो ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में 0 होगा और 8 से कटने वाला भी होगा, यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। बाकी इसे मल्टीप्लाई भी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 2000 से कम विद्यार्थी हैं। यदि विद्यार्थियों को 9 या 12 या 20 के समूह में विभाजित किया जाता है तो हमेशा केवल 3 विद्यार्थी बचते हैं, लेकिन जब उन्हें 21 के समूह में विभाजित किया जाता है तो एक भी विद्यार्थी नहीं बचता है। एक समूह में 10 विद्यार्थियों के साथ बनाए जा सकने वाले समूहों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी कि मैक्सिमम कितने समूह बनाए जा सकते हैं। तो अगर इसका आंसर लगाना हो तो हम कह सकते हैं ये होगा कि 9 12 और 20, इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम कितना हुआ 180, यानी कि वो नंबर होगा जो 180 से कटने वाला होगा। तो डायरेक्ट बता सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो 90 होगा, क्योंकि 10 विद्यार्थियों के पेयर बनाने हैं हमें। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, एक्चुअल तरीका क्या है। ये एलसीएम का क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 9 12 और 20 से विभाजित करने पर हर बार शेषफल जो है वो 3 बचता है, लेकिन जब उसे 21 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। तो यहां से ओवरऑल संख्या निकालेंगे और फिर 10 विद्यार्थियों के पेयर बनाएंगे, तो ओवरऑल कितने पेयर बनेंगे ये आपको बताना है। तो अगर
कोई संख्या 9, 12 और 20 से कटती है और 3 हर बार बचता है तो संख्या क्या होगी? एलसीएम ऑफ 9, 12, 20 x प्लस 3, इस टाइप की ये संख्या होगी। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? हमने मान लिया 9 है तो 12 के पास गए, 12 में 3 तो है लेकिन 4 नहीं, तो 4 से हमने गुणा कर दिया। अब 20 के पास गए तो 4 तो है, 5 की कमी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 9 चौक 36 पंचे 180 x प्लस 3 टाइप की संख्या होगी। अब ये संख्या 21 से विभाजित होती है तो 21 से काट लो, कितने बार जाएगा आपका? 21 अट्ठे 168 होता है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 168x प्लस आपका 12x प्लस 3। तो इससे क्या है, काटने में हमें जो है वो सहूलियत रहेगी। अब x की वैल्यू रखो, किस पे सेटिस्फाई हो रही है? 1 रखेंगे तो यहाँ पे 12 एकन 12 प्लस 3 15, नहीं कटेगा 21 से। 2 रखेंगे तो 12 दूनी आपका 12 दूनी 24 प्लस 3, नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 36 प्लस 3, नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 5 चौक 48, नहीं कटेगा। 5 रखेंगे तो 12 पंचे 60 प्लस 3 63, 21 यहाँ 63 होता है, यानी कि 12 पंचे 60, 5 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ओवरऑल जो संख्या होगी वो क्या होगी? यहाँ पे संख्या जो बनी थी वो 180x प्लस 3, यानी कि 18 पंचे 90, 900 प्लस 3, यानी कि ओवरऑल जो विद्यार्थी होंगे वो 903 होंगे। अगर 10-10 के पेयर बनाओगे तो कितने पेयर बन पाएंगे? 90 बन पाएंगे। तो ये इसका बेसिक तरीका है और जो मैंने आपको बताया वो भी आप वैसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कर रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 10वीं पारी में 97 रन बनाता है जिससे उसके औसत रन में 2 की वृद्धि होती है। 10वीं पारी के बाद उसका बढ़ा हुआ औसत आपको बताना है। तो 97 रन इसने 10 पारी में बनाए, 97 रन इसने बनाए 10वीं पारी में, 97 रन बनाता है 10वीं पारी में। कितने रन बनाता है? 97 रन बनाता है, ठीक है। तो हमने मान लिया 9 पारी तक जो एवरेज था वो x था। 10वीं पारी में जब इसने 97 रन बनाए तो 10 पारी के बाद जो औसत है उसमें 2 की वृद्धि हो गई, यानी कि वो x प्लस 2 हो गया। तो 97 10वीं पारी में बनाए गए रन कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे 2 की वृद्धि हो रही है और यहाँ पे 1 की वृद्धि हो रही है। कुछ नहीं करना आपको, आप क्या करो कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? x प्लस 2 प्लस 9 दूनी कितना हुआ? 18। ये क्या है? 10वीं पारी में बनाए गए रन, और है कितने एक्चुअल में? 97। हमें बढ़ा हुआ औसत बताना है, यानी कि x प्लस 2 की वैल्यू बतानी है। तो आप 97 में से 18 घटा दो तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका? 7 में से 8 गया तो कितना बचा? 9, और यहाँ पे 8 में से 1 गया तो कितना बचा? 7, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है? किसी व्यापारी ने 46 रुपए में 46 प्लेट खरीदी, परिवहन के दौरान 23 प्लेट जो है वो टूट गई, उसने शेष प्लेटों को 3 रुपए 20 पैसे प्रति प्लेट की दर से बेचा, तो व्यापारी का लाभ क्या होगा? देखो 46 रुपए में 46 प्लेट यानी कि एक प्लेट 1 रुपए की है, 23 प्लेट अगर टूट गई यानी कि 23 प्लेट बची, यानी कि ओवरऑल उसके पास, और एक प्लेट अगर 1 रुपए की यानी कि उसके पास 23 रुपए का माल बचा। अब इसने जो प्लेटों को बेचा है, 23 प्लेटों को कितने रुपए में बेचा? 3.20 रुपए में बेचा है। तो ओवरऑल कितने का बेच पाया ये भाई? 0, 23 दूनी 46, हासिल लगा 4, 23 तिया 69 और 4 कितना हुआ? 73। तो कितने का फायदा हुआ इससे भाई? 23 तिया 69 और 69 और 4 73 होगा आपका। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? क्या कह रहा है? व्यापारी का लाभ कितना होगा? कुछ 46 रुपए में, हाँ देखो 46 रुपए में 46 प्लेट इसने खरीदी थी, यानी कि ओवरऑल इसने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 46 रुपए का किया। 23 प्लेट इसकी टूट गई, इसके पास से तो 46 रुपए ही गया, इसके पास 23 प्लेटें बची थी, वो 23 प्लेट इसने कितने की बेची? 73.60 की, और इसने रुपए अपने पास से लगाए कितने? 46 थे। तो कितने का फायदा इसे हुआ? यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालो, कितना जाएगा? 0.60। यहाँ पे 13 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, और यहाँ पे 6 से 4 गया तो 2, यानी कि 27.60 का इसे बेनिफिट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, तो सिंपल है आपका, ये 6 बार जाएगा और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 3 दूना ये हो जाएगा आपका, कितना आएगा? 20 की वैल्यू जो है वो 1/x के बराबर आएगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1/20, यानी कि 0.05। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 22 घंटे में भर सकता है, अन्य पाइप भरी हुई टंकी को 33 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? देखो एक भरने वाला पाइप है वो 22 घंटे में भर सकता है,
और दूसरा खाली करने वाला पाइप है वो 33 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसका एलसीएम कितना हुआ 22 अगर हम लें 33 के पास आएंगे तो 11 तो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये 1 घंटे में 3 लड्डू बनाता है और ये 1 घंटे में 2 लड्डू निकाल देता है, यानी कि दोनों अगर एक साथ चलेंगे तो ओवरऑल 1 घंटे में कितने लड्डू बनेंगे 1 लड्डू बनेंगे। अब क्या करा है 2/3 भाग इसका भरना है, 2/3 भाग यानी कि 44 जो है लड्डू बनाने हैं। तो 1 घंटे में अगर 1 लड्डू बनती है तो 44 लड्डू बनने में कितना समय लगेगा 44 घंटे लगेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल धारा की चाल की 5 गुनी है। नाव की चाल धारा की दिशा में, नाव को धारा की दिशा में 36 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो है धारा की चाल अगर x है तो नाव की चाल कितनी होगी धारा की चाल की 5 गुनी यानी कि 5x हो जाएगी। तो 36 किलोमीटर जाता है धारा के साथ, तो धारा के साथ जुड़ जाएगी चाल यानी कि 6x प्लस आधी दूरी यानी कि 18 जाता है धारा के अपोजिट, यानी कि किस चाल से जाएगा 4x की चाल से जाएगा, और टाइम कितना लगता है 5 घंटे लगता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है नाव की चाल यानी कि 5x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे 6 छंग 36, 2 से काटेंगे 2 ने 18 और 2 दूना 4, तो 1/x अगर हम कॉमन ले लें तो 6 प्लस 9/2 बराबर 5, तो 6 दूनी 12 9 कितना हुआ 1/x की वैल्यू कितनी आएगी 21/2 बराबर 5। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, यहां से आप डायरेक्ट निकाल लो। देखो 5x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 21/2, और धारा नाव की चाल 5x ही तो है, तो 21/2 कितना आ जाएगा आपका 2 1 2 0 2 5 10, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सोल्यूशन बहुत सिंपल है। क्या दिया हुआ है कि 12 पेपरों में गोपाल के औसत अंक जो है वो 83 है। उच्चतम और निम्नतम अंकों को छोड़कर यदि उसे 2 पेपर में समान उच्चतम अंक और 3 पेपरों में समान निम्नतम अंक मिले तो शेष पेपरों का जो औसत है वो 89 है, और उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच का जो अंतर है वो 39 है। ठीक है, यदि उच्चतम 2 अंक कम और निम्नतम 6 अंक अधिक हैं तो 12 पेपरों का नया जो औसत है वो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे भाई मैक्सिमम वाले पेपर कितने हैं 2 और मिनिमम वाले पेपर कितने हैं 3। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि उच्चतम में 2 अंक कम मिलते हैं और जो निम्नतम है उसमें आपका निम्नतम में 6 अंक अधिक मिलते हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे कितने अंक कम मिले 4, और यहाँ पे 6 तियां 18, यानी कि ओवरऑल जो सम है उसमें कितना डिफरेंस आता है 14 का। तो एवरेज में कितना डिफरेंस आएगा, टोटल जितने पेपर है उससे डिवाइड कर दो 14/12, यानी कि 12 1 12 2/12, यानी कि 1 सही 1/6 का डिफरेंस आएगा। तो पहले जो औसत था वो कितना था 83 था, अब कितना होगा 83 प्लस 1 सही 1/6 यानी कि 84 सही 1/6 नया वाला औसत होगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या है इस क्लास को ज्यादा शेयर करना है, उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।